नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन किया था जहां हमने बात की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगी हुई स्टेल्थ फाइटर को पाने की उस होड़ के बारे में। तो आज भी हम इसी तरह का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जहां पर हम स्टेल्थ फाइटर की जगह स्टेल्थ यूएवीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूएवीज की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो अब पिछले कुछ सालों में जितनी भी वॉर्स हुई हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर है, ईरान यूएस वॉर है, आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर हो या फिर भारत और पाकिस्तान की वॉर, हर जगह ये साबित हुआ है कि जो यूएवीज हैं वो इस समय दुनिया में किसी भी वॉर का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। और इसी वजह से जितने भी दुनिया के देश हैं इस समय वो यूएवीज के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी लगातार यूएवीज के ऊपर मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो देश हल्के हैं, यानी कि जो देशों का पलड़ा भारी नहीं है, हल्का है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो ताकत है वो कम है, या फिर रशिया यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन की ताकत कम है, तो जो हल्के देश हैं वो इस समय हैवी इन्वेस्टमेंट की जगह, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर्स की जगह, वो यूएवीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि यूएवीज से किसी भी वॉर को लंबा खींचा जा सकता है। ये एक प्रिसीशन स्ट्राइक करने की काबिलियत रखते हैं और इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये कॉस्ट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक इंडिस्पेंसिबल एसेट की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से यूएवीज इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने भी इस समय यूएवीज के ऊपर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पाकिस्तान ने यूएवीज का बहुत अच्छा खासा स्टॉक जो है कंबाइन करके रखा हुआ था, जिसको उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत मैसिव अमाउंट में यूज़ किया। बट आज के दिन में पाकिस्तान इससे एक स्टेप और आगे जाकर के उन यूएवीज को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी एक्वायर करते हैं या फिर जिनको एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आज के दिन में पाकिस्तान जिसके ऊपर नजर गड़ाए हुए है वो है तुर्की का ये ड्रोन जिसका नाम है किजिल एल्मा। दरअसल इस महीने की यानी कि मई की ही 22 तारीख को पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल है जिनका नाम है जहीर अहमद बाबर सिद्दू, वो गए हुए थे तुर्की के दौरे पर। और वहां पर उन्होंने तुर्की के ऑफिशियल से मुलाकात की। इन सभी के बीच में उन्होंने तुर्की के बैकार डिफेंस कॉरपोरेशन, जो कि तुर्की की एक बहुत बड़ी एक डिफेंस कंपनी है और इस समय मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस ड्रोन यही कंपनी बना रही है, तो गलत नहीं होगा। तो इस कॉरपोरेशन के जो मालिक है जिनका नाम सेल्यूकस बेकरतर है, तो सेल्यूकस बेकरतर जो है वो अर्दोगान जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके दामाद हैं और इस कंपनी के सीईओ हैं। तो इस कंपनी के मालिक होने के नाते वो पाकिस्तान के एयर चीफ से यहाँ पर मिलते हैं। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सरफेस पर आती है। अब इस पिक्चर में जो आपको पीछे यहाँ पर एक बड़ा ड्रोन दिखाई दे रहा है, यही है तुर्की का लेटेस्ट स्टेल्थ जेट पावर ड्रोन। और ये ड्रोन बहुत ज़्यादा लीथल है। इस ड्रोन के बारे में हमने आपको पिछले साल एक वीडियो की थी जब ये ड्रोन उस समय बन ही रहा था। हालांकि आज के दिन में इस ड्रोन के प्रोटोटाइप्स का काम और इसकी टेस्टिंग बहुत हद तक कंप्लीट हो गई है। कुछ देशों ने इसके ऑर्डर्स भी दे दिए हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया यहाँ पर प्रमुख है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ऑर्डर नहीं दिया बट इसमें इंटरेस्ट ज़रूर दिखा रहा है पाकिस्तान लगातार। और तुर्की की जो एयरफोर्स और नेवी है उसने इसके लेकर के यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से ये जो ड्रोन है वो आज के दिन में भारत के लिए एक सरदर्द बन सकता है, क्योंकि इस समय भारत के पास कोई भी ऐसा जेट पावर ड्रोन नहीं है जिस तरह का ड्रोन ये है। देखिए, नॉर्मली जो यूएवीज होते हैं, यूएवीज मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बट ये यूसीएवी है यानी कि यूकैव बोलते हैं इनको। तो ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को या फिर टारगेट्स को हिट कर सकता है और यही इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो शायद दुनिया का इस समय पहला ऐसा स्टेल्थ पावर ड्रोन है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी करता है, उनसे दुश्मन को हिट कर सकता है। तो यही चीज़ है जिसको लेकर के भारत को यहाँ पर चिंता करनी चाहिए। तो इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के पास इसका क्या जवाब है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन से।
दोस्तों एक 6 टन वजनी सिंगल इंजन जेट पावर्ड AI कैपेबल एंड स्टेल्थी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका लेंथ लगभग 14.5 मीटर का है, 10 मीटर का इसका विंग स्पैन है, 3.5 मीटर की हाइट है और उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है लगभग 8.5 टन का, जिसमें से 1500 किलोग्राम का पेलोड ये एयरक्राफ्ट लेकर के जा सकता है। अगर इसकी हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसकी इंटरनल वेपन बे है, जहां पर 2 वेपन्स को ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे ये 6 वेपन्स को कैरी कर सकता है। अगर इसकी एंड्योरेंस की बात करें तो 3 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 0.9 मैक, जो कि लगभग 1 मैक के आसपास ही है, तो 1100 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसमें सिंगल इंजन है, तो सिंगल इंजन में इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, जहां किजिलेल्मा ए जो कि नॉन आफ्टर बर्निंग है और किजिलेल्मा बी जो कि एक विद आफ्टर बर्निंग इंजन है। तो इंजन यहां पर लगा हुआ है यूक्रेन का, जो कि AI-25 लगा हुआ है नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट में, जो कि लगभग 17 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं आफ्टर बर्निंग वेरिएंट के साथ भी यहां पर यूक्रेन का ही A322F इंजन लगाया गया है, जो कि लगभग 24.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तो इस तरह काफी कैपेबल इंजन यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर जो रेडार यहां पर यूज किया गया है वो मुराद नाम का रेडार है, जो कि तुर्की में ही बना है। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और कई तरह के एवियोनिक्स और यहां पर सेंसर फ्यूजन है। तो कुल मिलाकर के अगर आप कह सकते हैं तो ये एक सेंसर शूटिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि खुद से ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर किसी अदर एयरक्राफ्ट की, स्पेशली जो यहां पर मदरशिप, क्योंकि ये एक यूकैव है, ये एक लॉयल विंगमैन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको एक इंडिपेंडेंट जेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन फिलॉसफी है इसके पीछे, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग जेट की फिलॉसफी पे ये काम करता है। हालांकि यहां पर ऑप्शन है ममटी ऑप्शन, यानी कि मैंडेड और अनमैंडेड टैमिंग का जो ऑप्शन है वो यहां पर प्रोवाइड होता है और इटली यहां पर इसी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इटली का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको M346 बोला जाता है, उसके साथ इसको कंबाइंड करके रिसेंटली एक टेस्ट किया गया है, जहां पर M346 के साथ 2 किजिलेल्मा की एक कंबाइंड फ्लाइट यहां पर कंडक्ट की गई, जहां पर किजिलेल्मा एज अ लॉयल विंगमैन यहां पर वर्क कर रहे थे। तो ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा मॉड्यूलर कंसेप्ट पर है, यानी कि आप इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, आप इसको विदाउट एनी मदरशिप यूज कर सकते हो, और इसको अगर आपके पास मदरशिप है तो उनके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इस UAV से कुछ समय पहले एक BVR मिसाइल से एक टारगेट ड्रोन को हिट किया गया था, और यहां पर BVR मिसाइल जो इस्तेमाल हुई थी वो तुर्की की ही गोगदोगन मिसाइल थी, जो कि लगभग 60 किलोमीटर की जिसकी रेंज है। और यहां पर ये जो पूरा टेस्ट हुआ था वो ब्लैक सी के ऊपर हुआ था, जहां पर F-16 के साथ उड़ते हुए इसने अपने टारगेट को हिट किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और इससे पूरी दुनिया यहां पर हैरान रह गई, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी स्टेल्थ पावर ड्रोन ने इस तरह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने दूर के टारगेट को यहां हिट किया। तो आने वाले दिनों में जिस तरह की आजकल के दिन में सिनेरियोज हैं, तो ये एयरक्राफ्ट किसी कंटेस्टेड एयर में, जहां पर बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां पर आप इसको भेज सकते हैं और वहां पर जाने के बाद ये वहां के उस देश के जो एयरक्राफ्ट है उनको BVR से मारने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो इसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। और इसी वजह से इंडोनेशिया ने इसके ऑर्डर्स यहां पर प्लेस कर दिए हैं। तो इंडोनेशिया ने 12 इस तरह के किजिलेल्मा एयरक्राफ्ट को यहां पर ऑर्डर किया है, जहां पर 48 एयरक्राफ्ट का और ऑप्शन यहां पर रखा गया है। तो कुल मिला के 60 का एक बड़ा ऑर्डर यहां पर इस फर्म को यहां पर मिलने जा रहा है, जहां पर 12 को ही बहुत जल्दी 2028 तक इन एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो शुरू होनी है। तो इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को पहला कस्टमर तो यहां पर मिल चुका है, और मे बी पाकिस्तान वुड बी द सेकंड वन। तो यहां पर पाकिस्तान इसका दूसरा कस्टमर होगा, बट पाकिस्तान यहां पर सिर्फ इसका कस्टमर ही नहीं बनना चाहता, बल्कि इसका डेवलपर बनना चाहता है। तो देखिए पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम हो जाता है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के पास वैसे तो चाइनीज और तुर्किश दोनों ही ऑप्शंस हैं, पर यहां पर जो पाकिस्तान को तुर्किश और चाइनीज ऑप्शन मिलते हैं वो एक
टर्न की प्रोजेक्ट की तरह है, यानी कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, उसके सेंसर्स, उसके एवियोनिक्स अलोंग विद टेक्निकल डेटा लिंक, सब कुछ आपको उसी कंट्री से, उसी OEM से खरीदना पड़ेगा जो कि यहां पर जिस देश का है। फॉर एग्जांपल तुर्की की, अगर तुर्किश एरोस्पेस से अगर वो इस तरह का कोई ड्रोन खरीदता है, स्पेशली जैसे अंका 3 जो ड्रोन तुर्की बना रहा है, अगर उसको खरीदता है तो उसके एवियोनिक्स और उसका पूरा सिस्टम यहां पर पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। वो खुद से कुछ भी डेवलप नहीं कर सकता। वहीं पर अगर चाइना के साथ भी जाता है तो वहां पर J-35 के साथ मिलने वाले लॉयल विंगमैन को वो उसको एक्वायर करना पड़ेगा और उसके साथ उसको डेटा लिंक और जो KJ-500 एवॉक्स है वो यहां पर खरीदना पड़ेगा। बट ये जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो किजल एल्मा है, यहां पर ये पाकिस्तान को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ये पाकिस्तान में ही इस एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं, क्योंकि जो ब्रायक्टर टेक्नोलॉजीज है उसका यहां पर जो नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है उसके साथ एक कोलैबोरेशन है और उसकी सब्सिडरी यहां पर पाकिस्तान में ओपन हो चुकी है, जहां पर वो कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स को वहां पर बना रहे हैं। और पाकिस्तान इसी फर्म का, यानी कि ब्रायक्टर का TB2 और किनसे ड्रोन दोनों ही इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से जो ब्रायक्टर एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसका पाकिस्तान में एक डिफेंस बेस है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान में इस ड्रोन को यहां पर बना सकते हैं और यही कोशिश पाकिस्तान की होगी। इसके अलावा ये फर्म यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को, यानी कि जो ये एयरक्राफ्ट है, इसका एयरफ्रेम, इसका इंजन, ये सारी चीजें यहां पर अलग अलग वेंडर से आई है। फॉर एग्जांपल इसका एयरफ्रेम जो है वो यहां पर ब्रायक्टर बना रही है, इसके अलावा इंजन यहां पर यूक्रेन से आया है। इसके अंदर के जितने भी एवियोनिक्स है, जैसे कि इसका डेटा लिंक हो गया, इसका रेडार हो गया, इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हो गया, या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सूट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, वो सारी चीजें यहां पर अलग अलग वेंडर से आई हैं। तो पाकिस्तान यहां पर क्या कर सकता है कि ये जो अलग अलग वेंडर से सिस्टम्स आए हैं, इनकी जगह वो अपने खुद के सिस्टम को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है। पाकिस्तान में बना हुआ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार यहां पर इंप्लांट कर सकता है। इसके अलावा अपना खुद का जो डेटा लिंक्स हैं, जो कि जैसे कि यहां पर लिंक 17 है, या फिर पाकिस्तान कोई नया टेक्निकल डेटा लिंक यहां पर डेवलप करता है तो उसको यहां पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा यहां पर खुद का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं वो यहां पर इस्तेमाल कर सकता है। तो कुल मिला के यहां पर एवियोनिक्स पाकिस्तान के हो सकते हैं। जो ड्रोन का एयरफ्रेम है वो यहां पर भले ही ब्रायक्टर का हो, बट बहुत हद तक जो इसका पूरा कोर सिस्टम है वो पाकिस्तान खुद अपने यहां पर डेवलप कर सकता है और इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट अगर पाकिस्तान में बने तो पाकिस्तान अपने खुद के इंडिजिनियस लेवल पर इसी तरह का कोई ड्रोन फ्यूचर में बना पाए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है यहां पर। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर पाकिस्तान की जो नेवल एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी जो नेवी है उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तानी नेवी के पास खुद के कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और आने वाले दिनों में भी यहां पर पाकिस्तानी नेवी को खुद के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिलने की यहां पर गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। अभी तक तो वो मिराज से काम चला रहे थे, बट पाकिस्तानी नेवी को भी यहां पर लॉन्ग रेंज IST और एंटी शिप्स मिशंस के लिए इस तरह के सिस्टम्स की जरूरत है, जहां पर पाकिस्तानी नेवी इस सिस्टम को यूज करके शिप्स को यहां पर निशाना बना सकती है। और इसके अलावा खुद भी पाकिस्तानी नेवी पिछले कुछ समय से काफी सारे ड्रोन्स प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, स्पेशली शार्पर 3 प्रोग्राम के अंदर यहां पे पाकिस्तानी नेवी ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इन सब के अलावा पाकिस्तानी नेवी को यहां पर सेंसर नोड्स की भी जरूरत है, क्योंकि ये यहां पर एक्सटेंडेड रेंज या फिर ओवर दी होराइजन रेंज कैपेबिलिटीज को एक्वायर्ड करने के लिए, जैसे हर बार NG जो यहां पर क्रूज मिसाइल है उसको उसके टारगेट्स को हिट करने के लिए यहां पर सेंसर नोड्स की जरूरत है। तो ये खुद एयरक्राफ्ट, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर खुद का रेडार है, ऐसा रेडार, इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जो EW सूट्स हैं वो यहां पर है, और यहां पर टेक्निकल डेटा लिंक्स की कैपेबिलिटी है। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा सेंसर शूटिंग प्लेटफॉर्म यहां पर बन जाता है जो कि पाकिस्तानी सबमरीन्स को और पाकिस्तानी मिसाइल, स्पेशली जो एंटी शिप्स क्रूज मिसाइल्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जेट पावर स्टेल्थ ड्रोन न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स बल्कि पाकिस्तानी नेवी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में ये इंडिपेंडेंट जेट की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको एज अ लॉयल विंगमैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ममटी ऑपरेशंस में, जहां पर JF-17B जो कि एक ट्विन सीटर वेरिएंट है वो उसकी मदरशिप का रोल यहां पर प्ले कर सकता है। तो आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि
J-35 या कान की ही वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट को खरीद लेते हैं तो ये एयरक्राफ्ट एज अ लॉयल विंगमैन अभी आपकी जो करंट फ्लीट है उसके साथ वर्क कर सकता है। इसके अलावा यहां पर दो बड़ी प्रॉब्लम है इस एयरक्राफ्ट के साथ जो कि हो सकता है पाकिस्तान को प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करे। एक तो इसका टेक्टिकल डेटा लिंक, तो पाकिस्तान का जो खुद का टेक्टिकल डेटा लिंक है यानी कि लिंक 17 जो कि कुछ लिंक 16 की कॉपी मारा जाता है, तो उसके अंदर काफी लूप होल्स हैं, वो इतना डेवलप नहीं है। तो इसके लिए एक सेपरेट डेटा लिंक को डेवलप करने की पाकिस्तान को यहां पर जरूरत है, जहां पर पाकिस्तान की तुर्की भी मदद कर सकता है और एक देश और है जो कि पाकिस्तान की मदद कर सकता है और वो है स्वीडन। तो स्वीडन की जो सैप कंपनी है जिसका एरियाई एवॉक यहां पर पाकिस्तान यूज कर रहा है, वो खुद भी डेटा लिंक्स बनाती है, तो उसके साथ मिलकर के पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इन सब के अलावा पाकिस्तान के सामने यहां पर एक और डिप्लोमेटिकल प्रॉब्लम है और वो है यूएस की। तो यूएस अपना खुद का इसी तरह का एक सिस्टम जिसको MQ नेक्स्ट नाम से जाना जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि MQ-9 रीपर का एक सक्सेसर है। और जो आप जानते हैं कि MQ-9 रीपर को ईरान वॉर में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है, लगभग 27 इस तरह के सिस्टम जो है वो यहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं ईरान वॉर के अंदर। तो यूएस चाहता है कि एक सस्ता इसी तरह का एक सिस्टम बनाया जाए जहां पर पाकिस्तान को भी यहां पर इन्वॉल्व किया जाए। तो यूएस डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर कुछ हद तक यहां पर इसको लेकर के प्रेशर बनाए हुए हैं। बट इन सब प्रेशर और प्रॉब्लम्स को अगर साइड में रख दें तो ये पाकिस्तान के लिए ये जो सिस्टम है यानी कि ये जो जेट पावर्ड स्टेल्थ ड्रोन है वो एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्रॉफिटेबल सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कैश की कमी है। और ये मेरी उस बात को भी यहां पर प्रूव करता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी यहां पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने नहीं जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले इस तरह के सिस्टम्स को यहां पर एक्वायर करेगा जो कि स्टेल्थी हो और दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुस के वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होने जा रहा है। और पाकिस्तान को अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फिर इसी तरह के सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले यहां पर पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं हम भारत के बारे में। तो देखिए भारत के पास तो काफी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। हमने यूएस से भी उनका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदा हुआ है जो कि बहुत हद तक जो UKF का रोल है वो प्ले कर सकता है, काफी सारी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसके अलावा हमारे इंडिजिनियस लेवल पर हमारे काफी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर हमारे कैट्स वॉरियर जो कि हमारा डेडिकेटेडली लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट है, तो वहां पर DRDO जो लॉयल विंगमैन कंसेप्ट के तहत जो एयरक्राफ्ट बनने हैं वो यहां पर बना रही है। इसके अलावा हमारा एक इंडिपेंडेंट जेट पावर्ड स्टेल्थ ड्रोन का प्रोग्राम जिसको हम घातक प्रोग्राम कहते हैं वो यहां पर चल रहा है। और घातक जो एयरक्राफ्ट है वो एक टेललेस डिजाइन पर बेस्ड है और वो एयरक्राफ्ट इस यानी कि किजलएल्मा के कंपैरिजन में काफी लार्ज और काफी ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो अगर आपको किसी एयरक्राफ्ट से यहां पर कंपेयर करना है तो हमारा जो घातक UAV प्रोग्राम है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि घातक UAV प्रोग्राम अभी स्टेजेस में है, यानी कि उसके प्रोटोटाइप्स अभी बने ही नहीं है। अभी प्रोटोटाइप बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी। हालांकि उसके ऑर्डर्स यहां पर सेना ने ऑलरेडी दे दिए हैं, लगभग 60 एयरक्राफ्ट की यहां पर डिमांड ऑलरेडी हमने उसकी रेज कर दी है, बट वो अभी उसकी प्रोटोटाइपिंग ही नहीं हुई है, उसकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो वो भी डिजाइन एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस पर ही है। तो अगले 5-6 सालों में ही हम घातक UAV को अपनी फोर्सेस में इंडक्ट कर पाएंगे, उससे पहले इसका इंडक्शन होना काफी मुश्किल है। तो इस तरह से भारत के पास अभी अपने प्रोजेक्ट में तो पूरा होने में काफी टाइम है, बट भारत के पास अभी काफी सारे ऐसे स्कोप्स हैं जो कि इस गैप को यहां पर फुलफिल करने के लिए काफी है। हालांकि पाकिस्तान यहां पर इस एयरक्राफ्ट को अगर खरीदता है तो भारत के ऊपर प्रेशर बनना यहां पर बहुत हद तक लाजमी है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमें कमेंट भेजना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।